नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान का काम पूरा। तीसरे और अंतिम दौर की 78 विधानसभा सीटों पर हुआ 57% से ज्यादा मतदान। 10 नवंबर को सभी 243 सीटों पर होगी मतगणना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 51वें दीक्षांत समारोह में युवाओं को कामयाबी के लिए दिया नया मंत्र। कहा, बेहतर भविष्य के लिए गुणवत्ता पर ध्यान देने के साथ विश्वसनीयता और नवाचारों को दे बढ़ावा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मुहैया कराने के लिए जताई प्रतिबद्धता। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कृषि को टिकाऊ और लाभदायक बनाने के लिए बहुआयामी प्रयास की बताई जरूरत। आचार्य एनजी रंगा की 120वीं जयंती समारोह को किया संबोधित। किसानों को इनोवेशन, जनरेशन और मोटिवेशन का दिया मंत्र। और अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो की एक और बड़ी कामयाबी। श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी C-49 रॉकेट के जरिए 10 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण। भारत के अर्थ ऑब्जर्वेशन रीसेट सैटेलाइट 01 से पृथ्वी पर हर मौसम में रहेगी नजर। भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों में लगातार आ रही है कमी। पिछले 24 घंटों में 53,000 से अधिक लोगों ने दी कोरोना को मात। रिकवरी दर बढ़कर 92.41%। कोरोना महामारी की तमाम चुनौतियों के बीच बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए मतदान का काम आज पूरा हो गया। तीसरे चरण के मतदान में आज 57% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई। इस बार चुनाव में कोरोना संक्रमण से मतदाताओं की सुरक्षा के लिए कई बदलाव किए गए। मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई और निर्वाचन आयोग ने मुश्किल हालात में भी सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न कराया। बिहार में अब की बार किसकी सरकार के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के साथ ही बिहार में विधानसभा की सभी 243 सीटों पर मतदान पूरा हो गया। आखिरी दौर की वोटिंग में भी मतदाताओं में खासा उत्साह दिखा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर समेत कोविड-19 से जुड़े सभी एहतियाती उपाय अपनाए गए। Aggressively pursued awareness drives and most importantly polling station infrastructure, which was transformed to make it safe and hygienic with the social distancing norm and sanitization protocols built in for more than 1 lakh polling stations. The voters and the poll machinery of state, where they have achieved the goal that was set of ensuring exercise of franchise in a safe and voting environment. Bihar has witnessed extremely enthusiastic polling in all 3 phases of elections. बिहार विधानसभा चुनाव में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। नक्सल पीड़ित क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। कोरोना के मद्देनजर मतदान के तीनों दौर में सभी सुरक्षात्मक उपाय भी किए गए। जो 80 वर्ष से ऊपर के हमारे जो मतदाता हैं और साथ ही जो हमारे पीडब्ल्यूडी साथी हैं, उन सबको भी पोस्टल बैलेट की सुविधा जो है पहले उपलब्ध कराई जाए। साथ ही जो कोविड-19 के कुछ ऐसे मतदाता होंगे जो कि घर बैठकर अगर पोलिंग करना चाहें तो उनके लिए भी पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई। लगभग 52,000 ऐसे हमारे जो है 80 प्लस और पीडब्ल्यूडी जो मतदाता हैं, उन्होंने इस सुविधा का उपयोग इस चुनाव में किया।
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 28 अक्टूबर को पहले दौर में 16 जिलों की 71 सीटों पर वोटिंग हुई। इन सीटों पर 1066 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई, जबकि दूसरे दौर में 3 नवंबर को मतदान हुआ और 17 जिलों की 94 सीटों पर वोट डाले गए। इन सीटों के लिए कुल 1463 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। चुनावी समर के अंतिम पड़ाव में 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए और 1204 उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत ईवीएम में कैद हुई। 10 नवंबर को सभी सीटों पर मतगणना होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के साथ ही बिहार की वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए भी वोट डाले गए। उपचुनाव के लिए 56% से अधिक वोटिंग दर्ज की गई। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए चुनाव मैदान में उतरे 7 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती 243 विधानसभा सीटों की मतगणना के साथ 10 नवंबर को ही होगी। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में ये सीट जेडीयू के खाते में गई थी और बैद्यनाथ महतो ने यहां से चुनाव जीता था, लेकिन उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। मणिपुर विधानसभा की 4 सीटों पर भी आज उपचुनाव कराए गए। वांगोई, सेतु, लिलोंग और वांगजिंग तेंथा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोट डाले गए। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक वोट डाले गए। चारों सीटों पर 91% से अधिक वोटिंग दर्ज की गई। मतदान के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई और कोरोना वायरस संक्रमण संबंधी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया गया। 3 चरणों में हुए बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के साथ ही मणिपुर की इन सीटों के उपचुनाव की मतगणना भी 10 नवंबर को ही होगी। इससे पहले सिंघाट विधानसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार चिनलुनथांग के नाम वापस लेने के चलते शुक्रवार को बीजेपी उम्मीदवार गिनसुआनहाउ को उपचुनाव में निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना का संकट काल दुनिया में बहुत बड़े बदलाव लेकर आया है। आईआईटी दिल्ली के 51वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि टेक्नोलॉजी किस तरह गवर्नेंस का गरीब से गरीब तक पहुंचने का सबसे सशक्त माध्यम हो सकता है, ये बीते वर्षों में देश ने कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में शुरू की गई स्वामित्व योजना में टेक्नोलॉजी बड़ी भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। शनिवार को आईआईटी दिल्ली के 51वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री ने छात्रों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और सरकार की तरफ से पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री ने छात्रों को इनोवेशन के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने आईआईटी छात्रों को भविष्य में काम करने के तरीके को लेकर मूल मंत्र दिया। फोकस ऑन क्वालिटी, नेवर कॉम्प्रोमाइज, एंश्योर scalability, make your innovations work at a mass scale, assure reliability, build long-term trust in the market, bring in adaptability, be open to change and expect uncertainty as way of life. अगर हम इन मूल मंत्रों पर काम करेंगे तो इसकी चमक आपकी पहचान के साथ साथ ब्रांड इंडिया में भी वो अवश्य झलकेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के बाद की दुनिया में टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत मिशन देश के युवाओं और टेक्नोक्रेट को अनेक अवसर देने का भी अभियान है। कोविड-19 ने दुनिया को एक बात और सिखा दी है। ग्लोबलाइजेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ सेल्फ रिलायंस भी उतना ही जरूरी है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान आज देश के नौजवानों को, टेक्नोक्रेट्स को, टेक एंटरप्राइज लीडर्स को अनेक नई अपॉर्चुनिटीज देने का भी
एक अहम अभियान है। उनके जो आइडियाज हैं, इनोवेशंस हैं, वो उनको फ्रीली इंप्लीमेंट कर सके, स्केल कर सके, मार्केट कर सके, इसके लिए आज सर्वाधिक अनुकूल वातावरण बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि आज देश की जरूरतों और भविष्य की आवश्यकताओं को समझते हुए एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल में करीब करीब हर सेक्टर में जो बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं, उनके पीछे भी यही सोच है। पहली बार एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन और नए स्टार्टअप्स के लिए अनगिनत संभावनाएं बनी हैं। पहली बार स्पेस सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुले हैं। 2 दिन पहले ही बीपीओ सेक्टर के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी एक बड़ा रिफॉर्म किया गया है। सरकार ने अदर सर्विसेज प्रोवाइडर ओएसपी गाइडलाइंस को एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है। करीब करीब सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए हैं। एक प्रकार से सरकार अब की मौजूदगी महसूस नहीं होगी। हर एक पर भरोसा किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंक्यूबेशन से लेकर फंडिंग तक आज स्टार्टअप्स को अनेक प्रकार की मदद की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स की फंडिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स बनाया गया है। साथ ही अनेक सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि इस वक्त नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश की तैयारी है। उन्होंने कहा कि इससे देश में स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा, जो वर्तमान और भविष्य दोनों की जरूरतों को पूरा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र की एनडीए सरकार की ओर से सैन्य कर्मियों के लिए लागू की गई 1 रैंक 1 पेंशन योजना के 5 साल हो गए हैं। इसके तहत सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों को 42,700 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 रैंक 1 पेंशन योजना लागू करने के निर्णय के 5 वर्ष पूरे होने पर सशस्त्र बलों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 वर्ष पहले देश ने बहादुरी के साथ देश की रक्षा करने वाले महान सैनिकों के कल्याण के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया था। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि 1 रैंक 1 पेंशन का निर्णय एक स्मरणीय अवसर था, जिसके लिए देश को कई दशकों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने के बाद से रक्षा बलों के 20,60,000 से अधिक पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को 42,740 करोड़ रुपए की बकाया रकम अदा की गई। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस पेंशन व्यवस्था ने हाल ही में और पूर्व में अवकाश लेने वाले पेंशन भोगियों के बीच अंतर को खत्म किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए वो पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार देश के बहादुर सैनिकों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ट्वीट में गृह मंत्री ने कहा कि सैन्य बलों के लिए 5 साल पहले 1 रैंक 1 पेंशन का फैसला इस बात का प्रमाण है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में यशवर्धन कुमार सिन्हा को पद की शपथ दिलाई। सीआईसी के तौर पर यशवर्धन कुमार सिन्हा का कार्यकाल करीब 3 साल का होगा। यशवर्धन कुमार सिन्हा ने पिछले साल सूचना आयुक्त का पद संभाला था। वो ब्रिटेन और श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं। इस साल सीआईसी बिमल जुल्का का कार्यकाल पूरा होने के बाद 2 महीने से ज्यादा समय से पद खाली पड़ा था। अपने शपथ ग्रहण के बाद सीआईसी ने उदय माहुरकर, हीरालाल समारिया और सरोज पुन्हानी को सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई। इनकी शपथ ग्रहण के बाद अब केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित सूचना आयुक्तों की कुल संख्या 8 हो गई है। खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
देखिए मेरे साथ देश देशांतर रात 8:30 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आइए कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हों। हमेशा याद रखें, मास्क जरूर पहनें, हाथ साफ करते रहें, 2 गज की दूरी रखें। याद रखें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि कृषि को टिकाऊ और लाभदायक बनाने के लिए बहुआयामी प्रयास किए जाने चाहिए। इसके लिए खेती से जुड़े पारंपरिक ज्ञान और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के बीच प्रभावी तालमेल की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने आचार्य एनजी रंगा की 120वीं जयंती समारोह के उद्घाटन के मौके पर यह बात कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आचार्य एनजी रंगा संसद में किसानों की आवाज थे और उन्होंने ये सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि हमारे किसानों को उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आचार्य एनजी रंगा की जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए कृषि को लाभदायक बनाने के लिए नजरिए और तकनीकों में बदलाव पर जोर दिया है। उपराष्ट्रपति ने कृषि में अत्याधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि कृषि संस्थानों को किसान को लाभ पहुंचाने वाले अनुसंधान पर ध्यान देना चाहिए। That the farmers are given the needed adequate support at all levels. So the option before us is of producing more with less land and inputs. That is only possible with a change in our practice and our approach by making agriculture resilient, sustainable and profitable. In these times of uncertainty, we have to bring an effective synergy between our traditional knowledge and state-of-art technology. Our forefathers have mastered the art of agriculture. They had bred resilient seed varieties. They used eco-friendly manure and raised hardy leguminous crops that strengthened soil quality. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एनजी रंगा को महान स्वतंत्रता सेनानी, किसान नेता, समाज सुधारक और एक उत्कृष्ट सांसद बताया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आचार्य एनजी रंगा संसद में किसानों की आवाज थे। Starting from pre-independence time, he contributed to Indian polity as an astute parliamentarian for around 6 decades. This was a Guinness World Record. Acharya Rangaji was an outstanding parliamentarian. He was the farmer's voice in parliament. He was the epitome of dignity and always followed value-based politics. उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसानों की आय सुरक्षा सुनिश्चित करने से आचार्य एनजी रंगा के सपने को साकार करने में मदद मिलेगी। उपराष्ट्रपति ने किसानों को इनोवेशन, जनरेशन एंड मोटिवेशन का मंत्र भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पुणे में आज नेशनल डिफेंस एकेडमी में नए कैडेट्स की पासिंग आउट परेड हुई। इसके साथ ही भारतीय सेना के 217 नए अधिकारी इसे मिले हैं। पुणे में नेशनल डिफेंस एकेडमी के 139वें कोर्स के कैडेट्स की पासिंग आउट परेड की सलामी वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने ली। 217 पासिंग कैडेट्स में साइंस स्ट्रीम में 49 कैडेट्स, कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम में 113 कैडेट्स और आर्ट स्ट्रीम में 55 कैडेट्स शामिल हैं। इसके साथ ही दूसरे देशों के 12 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई है। कैडेट को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा कि आधुनिक युद्ध क्षेत्र अब अत्यंत जटिल और बहुआयामी हो गया है। ऐसे में सशस्त्र बलों को विभिन्न मोर्चों से पैदा हो रहे खतरों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। Today's battle space is highly complex and multidimensional, with unpredictable security scenarios and high operational tempo. In the battle space, operational response and demand will be an integrated, synergetic approach to all operations. Appointment of the Chief of Defence Staff and formation of the DMA marks the beginning of the most historic phase of higher defence reforms in our country. And all of you, having been born in this perfect tri-services institute,
at the start of the training called the National Defence Academy. पटाखों पर प्रतिबंध से जुड़े मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का फैसला 9 नवंबर को आएगा। पंजाब सरकार ने आज एनजीटी में अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि राज्य में दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पंजाब का कोई भी हिस्सा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में नहीं पड़ता है। सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि उन्होंने पहले ही विभिन्न समाचार पत्रों में नोटिस जारी करके दीपावली, गुरु पूर्णिमा और क्रिसमस के मौके पर पटाखों का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। एनजीटी ने 7 से 30 नवंबर तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर राज्यों से आज जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। इससे पहले ही दिल्ली, राजस्थान, ओडिशा और कर्नाटक ने पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। बात कोविड-19 अपडेट की। पिछले 1 महीने से देश में प्रतिदिन रिकवरी संख्या रोज के नए मामलों की तुलना में अधिक है। पिछले 24 घंटों में 50,356 नए मामले आए हैं और 53,920 मरीज ठीक हुए हैं। वर्तमान में 5,16,000 सक्रिय मामले बचे हैं। राष्ट्रीय रिकवरी दर 92.41% तक हो गई है। देश में शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को कोरोना के नए मामलों में मामूली बढ़त दर्ज की गई है। शुक्रवार को 47,000 से अधिक मामले आए थे। शनिवार को नए मामलों का आंकड़ा बढ़कर 50,000 से अधिक हो गया। इसी तरह शुक्रवार को 54,000 से अधिक लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। वहीं शनिवार को करीब 54,000 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए थे। सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों में 4,000 से अधिक गिरावट दर्ज हुई है। अब देश में 5,16,632 सक्रिय मामले बचे हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या देश में अब तक के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या का केवल 6.11% है। इस तरह कोरोना से होने वाली मौतों में भी कमी आ रही है। शुक्रवार को 670 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। शनिवार को 557 लोगों की जान इस वायरस की वजह से हुई है। देश में अब तक कोरोना के कुल 84,62,081 मामले आ चुके हैं। 78,19,886 लोग कोरोना को हराकर ठीक हो चुके हैं। वहीं 1,25,562 लोगों की मौत इस जानलेवा वायरस से हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत को संयुक्त राष्ट्र में एक और सफलता हासिल हुई है। संयुक्त राष्ट्र के लिए नियुक्त भारतीय राजनयिक विदिशा मैत्रा को संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन हुआ है। इसे लोकप्रिय रूप से ACABQ कहा जाता है। ये भारतीय राजनयिकों की विश्वसनीयता को दर्शाता है। सलाहकार समिति में उनकी व्यक्तिगत क्षमता में विधानसभा द्वारा नियुक्त 16 सदस्य होते हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये समिति संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा महासभा को प्रस्तुत बजट की जांच करता है। ये समिति किसी को भी प्रशासनिक और बजटीय मामलों में महासभा को भी सलाह देती है और विशेष एजेंसियों के प्रशासनिक बजट और ऐसे एजेंसियों के साथ वित्तीय व्यवस्था के प्रस्तावों की जांच करती है। संयुक्त राष्ट्र के खातों और विशेष एजेंसियों के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के बारे में महासभा को बताता और रिपोर्ट करता है। भारत हमेशा संयुक्त राष्ट्र कोष में एक नियमित और समय पर योगदान करता रहा है और इसलिए ये चुनाव इसे मान्यता देता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने भारतीय उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने के लिए सदस्य देशों को धन्यवाद दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के खाते में एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है। इसरो ने हर मौसम में पृथ्वी का अध्ययन करने में सक्षम उपग्रह EOS-01 का आज सफल प्रक्षेपण किया है। PSLV C-49 रॉकेट की 51वीं उड़ान से प्रक्षेपित किए गए इस उपग्रह के अलावा 9 और व्यावसायिक उपग्रह भी सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किए गए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 संकट के समय में हमारे वैज्ञानिकों ने कई बाधाओं को पार करके तय समय सीमा को पूरा किया है। 3, 2, 1, 0। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से जैसे ही PSLV C-49 रॉकेट ने अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी, इसके कुछ देर बाद उपग्रहों को उनकी प्रारंभिक कक्षा में स्थापित कर दिया गया। शुरुआत में बारिश के चलते लॉन्च को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा, लेकिन 10 मिनट बाद मौसम साफ होते ही रॉकेट अपने ऐतिहासिक सफर पर रवाना हुआ। EOS-01 और 9 दूसरे वाणिज्यिक उपग्रहों को तय कक्षा में स्थापित कर दिया गया। अपनी टीम को बधाई देते हुए इसरो प्रमुख डॉक्टर के सिवन ने कहा कि आज की सफलता इसरो टीम के त्याग और कड़ी मेहनत का नतीजा है।
today's success mainly because of the hard work given by the employees of Team ISRO. And at the same time, they are sacrificing their personal interest and work for this particular mission under the COVID pandemic. And really, it is very heartening that their hard work paying their pay. कोरोना काल के बीच इस साल इसरो का ये पहला अंतरिक्ष मिशन था। इस मिशन में हर मौसम में पृथ्वी का अध्ययन करने में सक्षम स्वदेशी उपग्रह EOS-01 के अलावा लिथुआनिया का 1, लग्जमबर्ग के 4 और अमेरिका के 4 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। इसरो प्रमुख ने कहा कि निकट भविष्य में कई मिशन की योजना बनाई गई है। As well as 9 customer satellites precisely into the 575 kilometer orbit. Subsequent to this mission, the satellite started operating its own functions. The solar panels of the satellite also successfully deployed. EOS-01 एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जिसका सिंथेटिक अपर्चर रडार बादलों के पार भी देख सकेगा। ये दिन रात और हर मौसम में कारगर साबित होगा। ये कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन सहायक होगा। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। महान वैज्ञानिक सीवी रमन की आज जयंती है। उनका जन्म 1888 में तमिलनाडु के त्रिचुनापल्ली में हुआ था। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में सीवी रमन ने कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए थे। 1928 में उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की। इसके लिए 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। 1954 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। सीवी रमन की जयंती पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें याद किया। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट संदेश में कहा कि महान भौतिक विज्ञानी और नोबेल विजेता सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज करके विज्ञान और विश्व को एक अद्भुत सिद्धांत दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सीवी रमन आज भी हर भारतीय वैज्ञानिक के प्रेरणा स्रोत हैं। वहीं फिल्म डिवीजन ने भी भारत रत्न सीवी रमन को याद किया है। फिल्म डिवीजन ने उनकी बायोपिक बनाई है जिसमें अनेक उनके जीवन से जुड़े तमाम अनछुए पहलुओं को दर्शाया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। इजाजत दीजिए, नमस्कार।